नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से आरडब्ल्यू चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अब आप मेरे साथ बने रहेंगे जब तक ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो कैसे हैं, एक बार गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। बढ़िया से सेशन स्टार्ट करेंगे। देखो 5 मिनट आप मुझे सब अपने देंगे। मैं आपको एक यकीन दिला दूं, एक आश्वासन दिला दूं कि मैं आपको ज्योग्राफी जो है नोट्स बनवाने नहीं आई हूँ कि तुम नोट्स बना लो अपनी कॉपी में, सुंदर सुंदर छाप लो। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो सुंदर सुंदर छापोगे वो अपने दिमाग में छापो, लिखकर बाद में लिख लेना जब आपको मतलब टाइम मिले। फिलहाल मैं आज मेरी जो क्लास कराने का उद्देश्य है वो मैं क्लास में ही याद करवाऊंगी। मैंने अपने आप से ये प्रण लिया हुआ है कि मैं अब जो भी क्लास करवाऊंगी उसमें मैं बच्चों को अपने साथ ही याद करवा दिया करूंगी कि उन्हें बस बाद में रिवीजन करने की आवश्यकता हो। और मैं बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ क्लास में याद करवाना। तो आप मेरे से कितना सहमत है? आप क्लास में याद करना चाहते हैं या लिखना चाहते हो? एक बार ये बता दो कि लिख नोट्स बनाना चाहते हो या बिल्कुल याद करना चाहते हो बस। क्योंकि मैं पहले से ही अपने हाथों के लिखे हुए नोट्स लेकर आई हूँ। क्योंकि मैंने देखो कोई भी मैं पीडीएफ नहीं यूज करूंगी। मैंने पहले ही अपने हाथों से सुंदर सुंदर नोट्स लिख लिए हैं आपके लिए, ताकि बस अब आपको पढ़ते हुए चलना है। अब आप बता दीजिए, लिखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो? अब जल्दी से बता के फिर बस मैं याद करवा दूंगी, चाहे हमें 1.5 घंटा क्यों ना लग जाए क्लास में। चाहे हमें क्लास में बस मैं याद करवाऊंगी आपको। मेरा मेन फोकस अब हर बैच में यही है कि मुझे अपने ही क्लास के अंदर बच्चे को याद कराना है, ताकि उनके पास और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो बस मेरे दिमाग में यही है कि आप सबको मैं बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूं सब चीजें। जितना मुझसे हो सके मैं उतना याद कराने की कोशिश करूं। जी, तो आप तैयार हो सारे? जी, आप मेरे साथ, मैं यकीन कर रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर तुरंत दे दूंगी। लो भाई, ये रहे तुम्हारे प्रीवियस ईयर, अब इनमें टिक करो और बताओ कितने आंसर तुमने सही किए। प्रॉपर तुम्हें मैं वर्कशीट भी दूंगी। एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मैं दूसरा चैप्टर कराने की नहीं तब तक। मैंने अपने आप से ही प्रॉमिस कर रखा है कि मैं ऐसे काम करूंगी। मैं अब बिल्कुल लिखाने पे ध्यान नहीं दूंगी, मैं सिर्फ याद कराने पे ध्यान दूंगी बस। तो अब हो गई है 10 मिनट की बात। आई होप अब मेरे साथ सब जुड़े रहेंगे। और जो भी बच्चा, सब क्लास में लाइव आओ, बस लाइव चाहिए मुझे क्लास में, लाइव क्लास में याद करा दूंगी। अब पढ़ने पे ध्यान देते। अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी आपसे। अब जो भी मैं आपसे पूछूंगी बस आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते चलना और ये आराम से बनाते चलना। ठीक है, चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो। मैं और अपने आप से पक्का प्रॉमिस करो कि हम ना इधर देखेंगे, ना इधर देखेंगे, ना आई देखेंगे, ना बाई देखेंगे। हम डिजिटल बोर्ड पे देखेंगे और बिल्कुल जो मैम कह रही है वो करते हुए चलेंगे। अपने आप से भी कसम खाओ। ये जी, ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। मैं खुद, और आप यकीन मानो, आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगी। मैं सब करवा के छोड़ूंगी, नई नई चीजें लेकर आऊंगी खोज के। अभी तो आज की आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास में जितने भी आए दाएं बाएं सब लगेगा, मैं सब करवा दूंगी। चलिए अब पढ़ने पे ध्यान देते हैं। देखो ज्योग्राफी, जियो का मतलब क्या होता है? अब मैंने आपसे कहा जी, जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन। ग्राफी का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन। जी, डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी की कोई डेफिनेशन आएगी नहीं, ज्योग्राफी की कोई डेफिनेशन नहीं आएगी जी। तो बस आपको सिर्फ इतना सा सिंपल याद रखना है, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्शन ऑफ, है ना? ध्यान दे सभी, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल। मतलब भूगोल में हम किसका वर्णन कर रहे हैं? पृथ्वी का। सिंपल सी लैंग्वेज ये है। इधर देखो सभी, जियो का मतलब क्या है? एक बार मैं दो दो बार रिपीट करूंगी हर चीज, है ना? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल के पिता। ज्योग्राफी का अर्थ ये, जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी। और डिस्क्रिप्शन का होता है मतलब वर्णन करना। सिलेबस लास्ट में है, सिलेबस भी लेकर आई हूँ। मैंने सोचा पहले आज क्लास करा देती हूँ, सिलेबस भी है। मैं लाइन सब कुछ हूँ आपके लिए। अरे सिलेबस मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, इसमें ऐड करके दे दूंगी मैं। सिलेबस है मेरे पास, इसी पीडीएफ में लास्ट में ऐड कर दूंगी, टेंशन मत लो। मैं लेकर आई थी, मैं पता नहीं वो अचानक से हो गया डिलीट। हो गया। सिलेबस अभी दिखा दूंगी, लास्ट में दिखाऊंगी जी। आगे बात करते हैं। अब इंडिया के नाम तुम्हें सारे याद करने हैं। इंडिया के नाम, जी, इंडिया के नाम पढ़ने हैं। इंडिया के कितने नाम है? पहले तो इंडिया ये नाम किसने दिया ये याद करो। जी जी, इंडिया नाम किसने दिया? ग्रीक। और इंडिया के कितने नाम है? इंडिया के कितने नाम है यहाँ पे पढ़ो। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। एक बार अपने आप बोलो, चलो बोलो बोलो। अब क्या क्या बताया मैंने? दिमाग में सोचो क्या बताया मैंने। इंडिया के नाम मैंने क्या बताया? अब यहाँ पे नहीं है, अब आप बताओ, बताओ क्या बताया मैंने? आर्यव्रत बताया मैंने, भारत बताया, हिंदुस्तान बताया और जम्बूद्वीप बताया। एक बार और दोहराओ क्या क्या बताया। ऐसे याद होगा, मैंने याद नहीं होगा। इंडिया के नाम अभी मैंने बताया, एक बार मैं दिखा देती हूँ। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। एक बार आप पढ़ो मेरे साथ। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। भारत के कितने नाम? 4 नाम। नाम बोलो, बोलने की कोशिश करो, बोलोगे तभी याद होगा। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। ठीक है, अच्छे से याद हुआ, वेरी गुड। 4 याद हो गए, आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। क्लियर क्लियर। दो दो बार पढ़ो आर्यव्रत। देखो इस तरीके से मैं दिखाऊंगी नहीं वरना फिर याद नहीं होगा। आर्यव्रत, भारत, जम्बू द्वीप, आभा, जम्बू, हिंदू। ट्रिक अगर याद करनी है, आर्यव्रत, आर्य भारत, आर्य भा, जम्बूद्वीप, आभा, जम्बूद्वीप। आभा जम्बूद्वीप करके याद कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 नाम होगा, ये ट्रिक है। आभा जम्बूद्वीप, आभा जम्बूद्वीप। जल्दी से बताइए, आभा जम्बूद्वीप। ट्रिक मैंने क्या बताई है? आभा, जम्बू, हिंदू। ठीक है, ट्रिक क्या बताई है मैंने? बहुत आराम से पढ़ना है, मैं बिल्कुल। ट्रिक है आ, भा, जम्बू और हिंदू। इसमें मैं पॉइंट्स भी ऐड करते हुए चलूंगी। आ से आर्यव्रत, भा से भारत, जैसे जम्बूद्वीप और ही से हिंदू। ट्रिक व्रिक सब बताऊंगी, ठीक है जी। अब यहाँ से आर्यव्रत नाम कैसे पढ़ा? तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर।
भारत में, आर्यव्रत में सबसे पहले देखो आर्यव्रत है ना। अब मेरी बात देखो, देखो जब भारत वाले का नाम याद करेंगे तो इसमें आर्य पहले आएगा, लेकिन जब आर्यव्रत नाम याद करेंगे तो इसमें आर्य पहले नहीं आएगा, आर्यव्रत वाले में भारत पहले आएगा। तो आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, तो आप बोलोगे भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। ओके जी, यहाँ पे आराम से बताओ, और आराम, ये आपने स्लाइड लिख ली, और जिस प्यारे साथी को नोट्स भी बनाने हैं साथ में मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चले और मुझे कहते यस मैम हो गया है। चलो नोट्स भी बनाते हुए चलो, सब नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। नोट्स बना लिए, नोट्स जिसको नोट्स बनाने वो भी बना लो, कोई इशू नहीं है जी। यहाँ तक आया समझ में, ये बताइए। ये स्लाइड लिख ली सबने, हटा दो इस स्लाइड को। स्लाइड आप मुझे देखो आराम से, मैं चाहती हूँ आपका चाहे कभी भी कोर्स कंप्लीट हो, मैं मेरे मन में ये है कि मैं आपको याद करवा दूं बस। आराम जब लिख लो तो मेरे को बोल देना यस मैम हमने लिख ली है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए जी। आगे आते हैं, ये वाली, अब ये वाली स्लाइड, इसे लिख लो आराम से, और जो सुनना है उसे सुनते रहो आराम से जी। नोट्स बना लो, जिस साथी को नोट्स बनाने वो बना लो। तो अब यहाँ पे देखिए, तो आर्यव्रत, मैंने कहा आर्यव्रत में पहले आपको क्या बोलना है, भारत, क्या बोलना है पहले, भारत, भारत बोलना है ना। तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, आर्यव्रत नाम, तो आप क्या बोलोगे, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, इन द नेम ऑफ आर्यंस हु सेटल्ड इन इंडिया। और भारत, भारत में पहले क्या आएगा, आर्य आएगा, कि आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, ये बताइए। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, ईरानियों या पारसियों के द्वारा। और जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा, पुराणों के द्वारा। जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा, जल्दी से बताओ सभी, जल्दी से बताओ। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, और अभी मैं यहाँ पे लिखते भी चलो साथ साथ में, मैं भी आपको नोट्स में भी पूछूंगी कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं। ठीक है जी, जब आराम से लिख लोगे तब मैं आगे चलूंगी। अब मैं आपको देखो आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, तो मैं यहाँ पे तुम्हें अलग स्लाइड में ना याद भी करवाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद भी होते चले सब चीज। यहीं पे मैं तुमसे लिख लिख कर भी पूछूंगी, लिखने से और तुम्हारे दिमाग में ज्यादा याद रहेगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि अब मुझे यहाँ पे मैं आपका समझ लो, भारत, भारत के मैंने कितने नाम बताए, ये मैं शॉर्ट नोट्स में 4 नाम बताए। क्या क्या नाम बताए जल्दी से बताओ मुझे। तो आप बोलोगे मैम एक ना आपने बोला कि आभा जम्बू हिंदू, आपने ट्रिक बताई है, आभा हिंदू जम्बू बताई है ना, तो आ से मैम हम आर्यव्रत याद रख लेंगे। बोलो, भा से भारत याद कर लेंगे, और कौन सा याद करेंगे, बोलते चलो ऐसे थोड़ी याद होगा, फिर हिंदुस्तान याद कर लेंगे, और जा से जम्बूद्वीप याद कर लेंगे, है ना। ये अब यहाँ पे आपसे देखो, ये आपको कैसे याद करना है। लास्ट के दो तो बहुत इजी है कि जम्बूद्वीप किसके द्वारा कहा गया है, आप बोलोगे मैम जम्बू पुराणों के द्वारा। किसके द्वारा, पुराणों के द्वारा। आप नोट्स बनाते हुए चलिए, जिसको नोट्स बनाने, क्योंकि मैं इनको लिखकर भी याद करवाऊंगी, मेरा काम यही है आपको याद कराना। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, ईरानियों या पारसियों के द्वारा। वरना अगर आप ये कहोगे ना कि मैम नोट्स, फिर नोट्स लिखते ही रह जाओगे, याद नहीं होने का, है ना। भारत नाम, तो मैंने कहा भारत में पहले हम क्या लिखेंगे, भारत में भारत नहीं लिखना, पहले आर्य लिखना है, आर्य लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैम आपने ही तो बताया है, आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा, राजा भरत के नाम पर, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ओके, अच्छा आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, तो अभी आपको ये क्या याद रखना है इसमें, भारत में बसने वाले, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, आर्यों के नाम पर। क्लियर हो गया। अब बताओ, यहाँ पे आप ये मत सोचना मैं आपको लिख के समझा के जो मुझसे बन पड़ेगा वो सब करवाऊंगी। अब यहाँ तक आप बताओ जी, बहुत मजा आएगा अगर एक बार मेरे साथ ऐसे पढ़ोगे तो, मैं सीरियसली बता रही हूँ। तो ये याद हो गया पूरा, कोई दिक्कत कोई इश्यू, इतना बता दो। फिर इसके बाद दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड, भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया। अब तो ये फैक्चुअल डाटा है, तो ये तो आपको याद करने वाली चीजें हैं कि भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, बताना जरा। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में, इसको 2 बार पढ़ो। भारत को जम्बूद्वीप, जम्बू में बै आ रहा है खुद, तो जम्बू में बै आ रहा है यानी बोध काल में, जम्बू में क्या आ रहा है, बा आ रहा है, तो उसी से ही याद करना है, बोध काल में। ठीक है, जम्बू, भारत को जम्बूद्वीप किस काल में, बोध काल में जी। जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बनाइए, कोई इशू नहीं है, मैं आराम से ही पढ़ाऊंगी जी। फिर बोध, जम्बू में क्या आ रहा है, सुनो ध्यान से, जम्बू में क्या आ रहा है, बा आ रहा है, जम्बू में क्या आ रहा है, बा, तो यानी कि भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, बोध काल में। भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल शेप ऑफ द इंडिया, क्वाड्रिलेटरल। स्टेट कितने हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। क्षेत्रफल कितना है, 3287,263, 3287,263। बताओ, 3287,263। आपको याद रखना है कि उसके लास्ट में भी 3 है, और उसके शुरू में भी 3 है, उसके लास्ट में भी 3 है। वो क्षेत्रफल बिल्कुल सही होगा, कुछ ना दिमाग में ऐसे रखना है। वो यहाँ पे 64 भी दे सकता है, यहाँ वो 65 भी दे सकता है, यहाँ वो 66 भी दे सकता है ना। तो आप यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे, अच्छा शुरू में भी 3 और लास्ट में भी 3, शुरू में भी 3 लास्ट में भी 3, इतने पे फोकस कर लोगे तो अपना आप ही ट्रिक मार के आ जाओगे। मतलब वहां पे आपको खुद यकीन हो जाए, हाँ मैम ने बताया था क्षेत्रफल में कि शुरू में भी 3 आएगा और लास्ट में भी 3 आएगा, शुरू में भी 3 आएगा लास्ट में भी 3 आएगा। तो इससे अगर पूरा भी किसी को याद नहीं होता तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके,
नीलेश मेरे प्यारे भाई, आपको याद नहीं करना है, आपको क्लियर करनी है ज्योग्राफी। नोट्स बना के सजाना नहीं है। कुछ बच्चे बस नोट्स बना के सजा लेते, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। जी, अब इधर आओ सुरेंद्र प्यारे भाई, एक बार मेरे साथ पढ़ो आराम से। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? सातवां 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 बड़ा देश। तो अच्छा, क्षेत्रफल में क्या याद रखोगे कि शुरू के में 3 है, लास्ट में 3 है, अगर किसी को वैसे याद नहीं होता। वरना आप बताओगे 3287 वर्ग किलोमीटर। 3287 मुझे याद करवाना है, वरना बुक आपके पास है, हर स्रोत आपके पास है पढ़ने के लिए। जी जी, 3-3 हो गया। ये स्लाइड आपने अगर कोई लिख रहा है, नोट्स बना रहा है तो लिख लीजिए। चलो एक बार, भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? तो आप क्या बोलोगे? जम्मू जम्मू में मैं आ रहा है मैम, हम उसी से याद रख लेंगे, बोध काल में। क्लियर? भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश, और दोनों में लास्ट में 8-8 आ रहा है। मेरी आवाज तुम्हें एग्जाम हॉल में सुनाई देगी कि दोनों में लास्ट में 8-8 आ रहा है, स्टेट में भी और केंद्र शासित प्रदेश में भी। क्षेत्रफल में कि मैडम ने बताया था कि इधर भी 3, लास्ट में भी 3, तो 3287 यही एग्जैक्ट है, यही आपको टिक मार के आनी है। भारत विश्व का कितने नंबर का बड़ा देश है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब बताइए जी, हो गया यहाँ तक? जी, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब भारत पृथ्वी का, ये मैं हटा दूं, ये तो आपने कर लिया ना, मैं अच्छा टिक कर रही हूं तो टिक से याद कर लोगे, जम्बू बे। और ये इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका, जो एग्जाम में आ चुका है उस पर मैं इंपॉर्टेंट भी कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करना ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो याद करने वाली चीज है ये। और इस वाली स्लाइड में एग्जाम में पता है क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, बस। और ये इंपॉर्टेंट, जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? बोध काल में। किस काल में प्यारे दोस्त? बोध काल में। 12 है ना, तो बस यही याद कर लोगे। भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए हैं? जी, भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए हैं। जैसे पृथ्वी इतनी है, देखो कितनी बड़ी पृथ्वी, इधर आओ, इधर आओ, सब इधर आओ, इधर आओ, पृथ्वी इतनी बड़ी है, तो पृथ्वी का भारत कितने % भाग घेरे हुए? कुल इतना, कुल इतना। तो कुल इतने में कितना आ गया, आप खुद देखो, तो कुल इतने में कितना आ गया? तो आप बोलोगे मैम अच्छा बस इतना, तो 100 में से कितना भाग घेरे हुए हैं? 2.4%। 2.4%, कितना? 2.4%, क्योंकि पृथ्वी इतनी है और भारत कितना घेरे हुए हैं? 2। तो इसमें आपको याद रखना, अच्छा मैम हम 2 का टेबल पढ़ लेंगे, 2 का टेबल पढ़ लेंगे, 2 का टेबल पढ़ लेंगे, है ना। भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए हैं? 2.4%। यानी क्या याद करना है? 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपको याद रखना है। भारत पृथ्वी का कितने % भूभाग घेरे हुए हैं? 2.4%। ओके, पूछूंगी अभी लास्ट में सारा पूछूंगी। अब ये आता है पृथ्वी, है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये मैं आपको दोबारा बना के बहुत अच्छे से समझाती हूँ, तो ताकि आपको ना लिखकर और भी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, है ना। बहुत अच्छे से हमें सब कुछ कवर करते हुए चलना है जी। अब जैसे एग्जामिनर पूछता है, इधर आओ, यहाँ पे ये है, ये मैंने क्या बनाई, बताते चलना सब, लिख कर ही पढ़ाऊंगी मैं, ये ध्यान रखना। बीच बीच में मुझे जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी सब लिख के पढ़ाऊंगी। अब मुझे बताओ, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है? भूमध्य रेखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं भूमध्य रेखा को कितने नामों से जाना जा सकता है? इसे बोलते हैं इक्वेटर। इसके मुझे भूमध्य रेखा के नाम याद करके बताओ कितने। इसे मैम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसे वृहद व्रत भी बोलते हैं। वृहद व्रत यानी ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। ये हो गया, याद करो भूमध्य रेखा के कितने नाम। चलो मेरे साथ पढ़ो, इक्वेटर, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, और ये वृहद व्रत, ग्रेट सर्कल। इसे ग्रेट सर्कल क्यों कहा गया? आप इधर आओ, क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम ऐसे देखो, हमने पृथ्वी बनाई और हम ऐसे जा रहे हैं, और तो सारे अक्षांश रेखाएं घटती हुई नजर आ रही है ध्रुवों की तरफ, घट रही है ना, है ना, मैं आंसर करो, घट रही है ना। हाँ, तो मैम इसलिए सबसे बड़ी रेखा कौन? मैम विषुवत रेखा, ये याद हो गया। अच्छा, भारत कहाँ पर स्थित है? भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए हैं? मैंने क्या कहा था? 2 का टेबल याद करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2.4%, है ना। क्षेत्रफल में 3 आगे 3 पीछे, तो 3287 वर्ग किलोमीटर। भारत के बीच बीच में कर्क रेखा, कर्क रेखा खींची गई है ना, कर्क रेखा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो समझाने वाली चीज होगी मैं खुद समझाऊंगी लिख लिख के, ये बात ध्यान रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये वाली बात समझ में आई। अब याद रखना एक बात, भूमध्य रेखा से ऊपर का पोर्शन सारा उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन सारा दक्षिण में। तो यहाँ पे सबके साथ दक्षिण लगेगा, यहाँ पे सबके साथ उत्तर लगेगा। कैसे? अभी वो भी बताती हूँ। अब उत्तरी गोलार्ध, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैडम जी क्या नोटिस करी है आपने? ये चीज मैं आपको बताऊं। अब मकर रेखा है, ये मैंने बताया ना मकर रेखा, तो मकर रेखा किस गोलार्ध में, जरा बताना। तो आप बोलोगे मैम आपने तो बताया कि भूमध्य रेखा से, भूमध्य, आपको मैंने ये बताई है लिख के बाद कि भूमध्य रेखा से ऊपर का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन उत्तर, उत्तर गोलार्ध कहलाएगा, उत्तर में, है ना। और भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन, नीचे का पोर्शन दक्षिण, दक्षिण। तो मकर रेखा कौन से गोलार्ध में? मकर रेखा कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। आप खुद देख सकते हैं ना कि हाँ मैम सही कह रहे हो कि भूमध्य रेखा के नीचे पड़ रही है मकर रेखा। तो आपने बताया कि भूमध्य रेखा से नीचे भी कोई पड़ेगा तो वो दक्षिणी में आएगा, और भूमध्य रेखा से कोई ऊपर में पड़ेगा तो कर्क रेखा भूमध्य रेखा के कहाँ है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, क्वेश्चन बनेगा अब ये, क्वेश्चन बनेगा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, उत्तर में स्थित कौन सी रेखा? बोलो बताओ, कौन सी रेखा? चलो
बताओ अब आपका टर्न। बिल्कुल बताइए। जी, तो यहाँ तक समझ में आया, अब इसको याद कर लो। ओके जी, मैंने आपको प्यारे दोस्त कसम खा रखी है ना, तुम सब इधर देख रहे हो, इधर देखो प्लीज, तभी याद होगा, वरना याद नहीं होने का। मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ, मैं लिखकर पढ़ाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है, हर चीज समझाने वाली सब लिखकर पढ़ाऊंगी मैं, चाहे आपका कितना भी समय क्यों नहीं लग जाए, होने दो खर्च। बिल्कुल तुम्हें ज्योग्राफी अच्छे से बढ़ानी है, बस मेरे दिमाग में उठाना हुआ है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित कौन सी रेखा, आप क्या बोलोगे मैम जी, अब तो आपने याद ही करवा दिया हमें, कर्क रेखा है। तो एक बार हम दोबारा से रिपीट करें, रिपीट कर ले, बस अब तो याद हो जाएगा। शाबाश, सबका सही आंसर आ रहा है, ठीक है, हो गया ना। चलो अब इसको रिपीट कर लो। यहाँ मैंने आपको बताया यही वही चीज है, क्योंकि ऐसे तो अभी से देखो, ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो आप बोलोगे मैम पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा। फिर मैंने कहा भूमध्य रेखा के नाम पढ़ो, नाम पढ़ो सब, इक्वेटर, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, बृहस्पति, ग्रेट सर्किल। ओके, ये है भूमध्य रेखा के नाम याद करना, 1 2 3 4, चार नाम अलग है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित कौन सी रेखा, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इधर देखो जल्दी से, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। मकर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अक्षांश और देशांतर का जो चैप्टर है वो एक अलग चैप्टर है, वो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराऊंगी, जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं। अगर कोई कह रहा है मैं अक्षांश देशांतर बता दीजिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले चैप्टर में, पक्का वाला प्रॉमिस। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो एक कहानी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। कहानी पता कैसे इंटरेस्टिंग सी है, कहानी में ये ट्विस्ट हो जाता है, आपने आपको नोटिस करने को बोलेगा कि भाई आप ना वर्ल्ड मैप देखो उठा के, वर्ल्ड मैप देखो। अब भैया आपने वर्ल्ड मैप देख लिया उठा के, अब जब आपने वर्ल्ड मैप उठा के देखा तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि ऊपर का ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है ना ये, कि भूमध्य रेखा से ऊपर का पोर्शन क्या है, कि सभी चीज मैम उत्तरी गोलार्ध में आएंगी। भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि मैम सदर्न हेमिस्फीयर, इंग्लिश में भी लिख दूं याद हो जाएगा अच्छे से, सदर्न हेमिस्फीयर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो अब एक नोट करने को मैंने कहा कि आप ना मैप देखना वर्ल्ड का। अब वर्ल्ड का मैप आपने देखा, लाओ मैं दिखाई देती हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम मैडम जी। देखो वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप आपने उठाया। अब देखो इस मैप को हमने लिया, ले लिया भाई ले लिया, देखो चेक करो जरा इस वर्ल्ड मैप में। आपको 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 जैसे इसे हमने क्या करा, सब चीजें बताएंगे आपको। मैंने कहा दोस्त इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजर रही है ना, हाँ तो कर्क रेखा यहाँ से, विषुवत रेखा, विषुवत भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजरती है अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के, जो बहुत अच्छे से याद आ रहा है, ये तो यहीं से होकर गुजरेगी कुछ इस तरीके से। हाँ ये है, अब ये आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके से ये गुजर रही है। हाँ ये है, ये कौन सी रेखा है प्यारे दोस्त, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा। अब इससे आपको क्या नोटिस करना, मैंने कहा ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर का, ये क्या है बोलते रहो, ऐसे याद नहीं होगा, बोलने से याद होगा, ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है। भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, है ना। भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन ये है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन, तो आप बोलोगे मैम ये दक्षिणी गोलार्ध। अब आप खुद ऑब्जर्व करके बताइए कि आपको, आप किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहेंगे, ये बताओ। हाँ जी 2.4 है अनुज कुमार जी, बताओ आप किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहेंगे, आप किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहेंगे, मुझे बताओ। आपको जल, इस गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा दिख रहा है, पृथ्वी ये है जो ग्रीन ग्रीन है, पूरे वर्ल्ड में पृथ्वी है, तो स्थल कहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा है, और जल आपको सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, ये जो ब्लू ब्लू कलर का है ये है हमारी पृथ्वी पर जल, ये ब्लू ब्लू पूरा वाटर। तो आप खुद नोटिस करोगे मैम हमें स्थल तो इस पे ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कुछ पार्ट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कि मैम इसमें स्थल ज्यादा है, तो उत्तरी गोलार्ध को हम क्या कहेंगे, स्थलीय गोलार्ध कहेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध को हम क्या कहेंगे, मैम इसमें तो हमें जल ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए से हम क्या कहेंगे, जलीय गोलार्ध कहेंगे, इंग्लिश में वाटर हेमिस्फीयर कहेंगे, वाटर हेमिस्फीयर, और इसे लैंड हेमिस्फीयर कहेंगे। क्या ये बात आपको राजी सही लग रही है, ये बताओ हाँ या ना। क्लास में ही आपको मैं याद करा दूंगी, अगर आप सब मेरे साथ प्रॉमिस करके पढ़ोगे जी, प्लीज प्रॉमिस कर लीजिएगा कि हम याद करेंगे क्लास में। कितने बच्चे लाइव हैं, मजा आया पढ़ने में, देखिए आज कि हाँ मैम देख लो, वाह शाबाश, ठीक है। तो आप देखो, हाँ क्योंकि मैम ये आप खुद देखो ना, हाँ मैम आप सही कह रही हो, क्योंकि धरती तो ये पूरे कॉन्टिनेंट है, तो इस पे देखो कितने कम है, इस पे पूरा पानी पानी, तो ये हो गया क्लियर, शाबाश। चलिए वॉइस की टक्कर में मत जाओ, वॉइस स्वीट है। तो अब यहाँ देखो, ये कहानी मैंने यहाँ लिखी हुई है, इधर आ जाओ सब, सब इधर आ जाओ, सब घूम घाम के इधर आओ। ये है पूरा गोला, पूरे गोले के आधे आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं, पूरे गोले के आधे आधे भाग, तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये देखो, तो आपको पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध को वाटर गोलार्ध कहेंगे, वाटर हेमिस्फीयर यानी जलीय गोलार्ध। जी आया समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब आता है भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, अभी ये तो देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया जी। तो अब भारत किस रेखा के उत्तर में है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ये आपको पता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में कैसे हो गया, ये है भूमध्य रेखा, ये देखो ये। अब भूमध्य रेखा से ऊपर का पोर्शन किस गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए भारत किस रेखा में, जी वेरी गुड, है ना। तो भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, जल्दी से बताओ भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, कहाँ उत्तर में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो ये कहानी और बताती हूँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे, इधर आ जाओ सब, देखो यहाँ पे हमने क्या किया,
मुझे बताते हुए चला करो सब चीजें। ये हमारी पृथ्वी। अब ये मैंने क्या करा, दिशाएं बोली, मैंने कहा ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है। आपको भारत की लोकेशन पता है कहाँ है? भारत यहाँ पर है दोस्तों, भारत यहाँ पर है दोस्तों। तो अब ये उत्तर और पूर्व का ही खेल है। तो हाँ मैम, भारत जब यहाँ पर है तो हम इसे यू कर देंगे, तो भारत कहाँ स्थित हो गया? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। तो इन दो पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि भारत कौन से गोलार्ध में, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। ये भी समझ में आ गया, दिशाओं का खेल है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला समझ आया? तो भारत किस रेखा के उत्तर में है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे मैं लगाऊं वो प्लीज जरूर याद कर लीजिएगा। अब भारत किस गोलार्ध में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत उत्तर और ये पूरा, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जी, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अभी मैं रिवीजन भी कराऊंगी लास्ट में। नम्रता कह रही है मैम अजीत सर कहाँ है? अजीत सर का सिलेबस कंप्लीट हो गया है पॉलिटी का, तो अजीत सर क्यों दिखेंगे? अब आरुषि मैम दिखेंगी आपको जी। पिंकी प्रॉमिस कर दिया आपसे मैम, हम याद कर लेंगे, पक्का ना, याद कर लेना, देख लो प्लीज जितना मैं बोलूं। और तुम्हें लास्ट में ऐसा लगेगा ज्योग्राफी याद हो गई है, पक्का सब कुछ लिखकर पढ़ाऊंगी मैं, उसकी भी टेंशन मतलब, जो चीजें मुझे लगता है लिख के पढ़ानी है वो मैं लिख के पढ़ाऊंगी। अब इधर आओ, क्योंकि भाई लिख समझाना तो लिखने से ही आएगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा। अब देखो इधर आओ, इधर आओ, देखो ये देखो, हमने प्यारा सा भारत का मैप बनाया, मेरे साथ देखो मैप भी बनाओ, इधर आओ। मैं बिल्कुल देखो, ये इस तरीके से मैप बनता है भारत का, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना पड़ता भारत के मैप में। पहली क्लास है और अभी तो बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं आप सब सहयोग करो और पढ़ो मन लगा के, जो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी याद करवा दी मैंने पूरी ज्योग्राफी। भाई 7-8 साल अब ऐसी थोड़ी हो गए पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया है पढ़ाते पढ़ाते भी। अब ये तो सोचो, पहली दफा थोड़ी पढ़ा रही हूँ, पता नहीं कितने बैचेस पढ़ा दिए। ये देखो, ये बनाया भारत, अच्छे से आप बनाओगे ना मेरे साथ साथ। सब भैया पेन भी और कॉपी भी रखो साथ में, जो मैं कहूँ मैं जैसे ड्रॉ करूँ वैसे ड्रॉ करते हुए चलो, ठीक है? तो ये भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा, बोलो मैम? आप मैप बहुत आसानी से बना रही हैं, देखो मेरा तो भैया काम ही यही है मैप बनाने का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अपनी चीज में बिल्कुल वैसा होना चाहिए ना कि हाँ कोई कहे चुटकी में तो चुटकी में कर दो वो काम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मुझे अपनी चीज में निपुण ही बनना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कर्क रेखा है। भारत किस कटिबंध में, क्वेश्चन आता है भारत किस कटिबंध में, तो कटिबंध के लिए कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब आपको याद रखना है, देखिए भारत किस कटिबंध में, तो आप याद रखना कर्क रेखा के जितने भी ऊपर का पोर्शन है, मैंने क्या बोला सुनो, कर्क रेखा के जितने भी ऊपर का पोर्शन है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में। और कर्क रेखा से नीचे का पोर्शन वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो इसीलिए भारत दो कटिबंध में हो गया। तो भारत कितने, भारत उष्ण व उपोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। कर्क रेखा से ऊपर का पोर्शन किस कटिबंध में, उपोष्ण, कर्क रेखा से नीचे का पोर्शन उष्ण कटिबंध में। तो भारत किस कटिबंध में, जल्दी बताओ? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, कटिबंध में स्थित है। अब देखो आप, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, ठीक है? आपको क्या याद रखना है, भारत किस कटिबंध में स्थित है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? निर्दोष पाल जी, ये यूपीएसआई के लिए ही है क्लास, हाँ बिल्कुल, हर एक एग्जाम के लिए लो जी। तो आपको क्या करना है मैम, हम भारत किस कटिबंध में स्थित है, आपको क्या बोलना है मेरे साथ, रिपीट करो, रिपीट करो। भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई, बोलो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से ऊपर का पोर्शन, बोलो मेरे साथ, कर्क रेखा से ऊपर का पोर्शन उपोष्ण कटिबंध में, कर्क रेखा से नीचे का पोर्शन उष्ण कटिबंध में, इसलिए भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है जी। ओके चलिए, ये आपको बढ़िया से याद रखना है। तो यहाँ पे भारत, तो भारत किस कटिबंध में, देखो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब भारत के ऊपर का जो हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है, भारत के नीचे का हिस्सा उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। उपोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन कहेंगे। तो भारत किस कटिबंध में, इंग्लिश में भी याद कर लेना, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो भारत किस कटिबंध में, तो भारत इन विच जोन ऑफ द अर्थ इज इंडिया लोकेटेड, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है जी। यहाँ तक क्लियर जी? आराम से पहले मुझे बता दो, कोई इशू परेशानी, 49 मिनट हो गए हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज मुझे शेयर करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, जल्दी बताओ। बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी साथियों को? आराम से बताओ जी। मैम यहाँ तक क्लियर है हमें, थैंक यू सो मच, अच्छे से समझ आ रहा है तो। अच्छा मैम, कटिबंध किसे कहते हैं ये बता दो, कटिबंध किसे कहते हैं? अच्छा, पृथ्वी को जलवायु और तापमान के आधार पर विभाजित करने वाला क्षेत्र है पृथ्वी को। तो हमारी जो कटिबंध है ना, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये इस तरीके से बांटे होते हैं कटिबंध। वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे जब हम वर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लो, कटिबंध क्या होता है, पृथ्वी को जलवायु और तापमान के आधार पर विभाजित करने वाले क्षेत्र, पृथ्वी को जलवायु, कटिबंध, कोई कहना है मैम कटिबंध, तो जैसे कटिबंध, कटिबंध जोन,
तो पृथ्वी को तापमान और जलवायु और तापमान के आधार पर, पृथ्वी को तापमान और जलवायु के आधार पर विभाजित करने वाले क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। उष्ण, शीतोष्ण, शीत कटिबंध, 3 होते हैं। पृथ्वी को मोटे तौर पर तो ऐसे कहते थे उष्ण, शीत, शीतोष्ण। बाकी हम आगे बढ़ेंगे, आगे लिखवा रखिए सब चीजें। यहाँ तक पढ़ लिया कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जहां पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाती हूँ, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो भारत उष्ण में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। आगे याद करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, ये बताओ जी, ये बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप बोलोगे देखिए मैम रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। तो अभी एग्जाम में कभी नहीं आया, सीरियसली बता रही हूँ, इससे कभी क्वेश्चन आता ही नहीं। बस ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि भारत कितने नंबर का बड़ा देश है। अपने भारत के बारे में ही एग्जामिनर क्वेश्चन करता है खासकर, तो यही वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप अगर अन्य याद करना चाहो तो बिल्कुल वेलकम, याद कर सकते हैं जी। शुरू के आप याद कर सकते हो मैम RCUCPAI, बस इंडिया तक याद कर लो अगर याद करना है तो। रूस, चाइना, RUC है ना, RCUC है ना, RCUC। तो रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। आपको सिर्फ 7 याद करने हैं, शुरू के सिर्फ 7 याद करने हैं। ओके, मैं चाहती हूँ कि क्लास में ही याद करवाऊं, बस मेरा मोटिव ये है आपको। और मैं साथ में लिख भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, मैं हर वो एक काम करूंगी जिससे आपका अच्छे से आ जाए। और ये जो है, ये हमेशा याद रखना, ये USA 3rd नंबर पर ही है, क्योंकि वहां पे मैंने इसका क्षेत्रफल भी लिखा रखा है कितने किलोमीटर में है। कोई बात नहीं, इंग्लिश में कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैं 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं पहले बैच थोड़ी पढ़ा रही हूँ, 2 महीने में इजीली खत्म हो जाएगा। तो हम चलो 3 महीने ले लेंगे, चलो 4 महीने ले लेंगे। अभी कौन सा नोटिफिकेशन आ गया जो तुम्हें जल्दी हो रही है, मैं तो तुम्हें 4 महीने तक भी पढ़ा दूंगी, तुम अपनी सोचो तुम्हें क्या पढ़ना है। चलो याद करो इसे, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश। तो RCUC, ऐसे याद नहीं होने का ना कभी जिंदगी में, RCUC BAI बस। अब देखो, रशिया, चीन, USA, कनाडा, और यहाँ पे क्या आता है, ये रशिया है, ये कनाडा है, ये USA है, ये चीन है, ये ब्राजील है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये भारत। एक बार और पढ़ो, रशिया, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, इससे ये क्वेश्चन बनता है कि 7वां बड़ा महाद्वीप बता दो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया जी। ठीक है, चलिए, लिखने विखने की टेंशन मतलब, मैं लिख के ही पढ़ाऊंगी सारी चीजें। तो ये एक बार और पढ़ो, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े। हाँ ब्रिजेश मेरे प्यारे भाई, पढ़ लो, पढ़। ठीक हो गया, तो एक बार और पढ़ो आप सभी, जल्दी से बोलो मेरे साथ, पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे बोल के बताओ खुद, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम अच्छा, अब मैं हटा देती हूँ स्लाइड, आपको तब पता चलेगा। चलो बताओ, लाइन से बताओ, सबसे बड़ा देश रूस, फिर यह तो ऐसे भी याद है, रुक ची आ, रुक जाओ, मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ट्रिक तो मैं वही बना के दिखाती हूँ, अगर वो ट्रिक आपके काम की हुई तो आप जरूर वेलकम है। रुक ची ब्रा आभा, जो आपको मस्त लगे वो ट्रिक याद कर लो। ये दोनों ट्रिक है, किससे पढ़ना है, रुक ची ब्रा आभा। 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 तो एटलीस्ट याद हो जाएंगे। तो प्लीज यहाँ पे आप फोकस करें, 1 2 3 4 5 6 7, रुक ची ब्रा आभा। कौन सी ट्रिक आपको बेस्ट लग रही है, ऊपर वाली नीचे वाली, जो आपको मन है वो पढ़ लो, ट्रिक भी बहुत आएंगी। 3rd नंबर पे अमेरिका है, ये बात ध्यान रखना, गलत मत कर देना, मैं पहले बता रही हूँ। हाँ ओके, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और कोई याद नहीं करना, 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया। पढ़ने का मैंने पढ़ लो, वरना कोई बात नहीं। ठीक जी, ये बताइए, तो रुक ची ब्रा आभा, ओके, रुक ची ब्रा आभा। यहां तक समझ में आया, ये हटा देते हैं, अब तो तुम्हें याद हो गया होगा। बोलना मेरे साथ, पहले नंबर पे कौन सा है, रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे विश्व का सबसे बड़ा देश बताओ। चलो मुझे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, विश्व का सबसे बड़ा देश, पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत। ओके चलो, रुक ची ब्रा आभा, ओके, क्या याद करोगे, रुक ची ब्रा आभा। क्लियर है? और भारत कितने नंबर का है, भारत विश्व में कितने नंबर का, 7वां बड़ा देश बताओ फटाफट, 7वां बड़ा देश। या भारत कितने नंबर पर सबसे बड़ा देश है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत कितने नंबर पर सबसे बड़ा देश है या 7वां बड़ा देश कौन सा है। 2 क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भारत के 5 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। भारत के 5 छोटे राज्य, गोवा का क्षेत्रफल हमेशा कहीं में हर जगह दिया हुआ है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, आप फर्स्ट चैप्टर कहीं से मिला लीजिएगा, मैं कुछ नहीं छोड़ने की, सब पढ़ाऊंगी एक एक, और वर्कशीट भी दूंगी लास्ट में, फिर तुम्हें पता चलेगा तुमने कितना याद कर लिया है, और तुम्हें मजा आ जाएगा वर्कशीट देख के। जब उसमें मिलेंगे ना 25-30 क्वेश्चन, तुम कहोगे हाँ मैम ने ये तो लग रहा है मैं आए हुए, तो बस अपना आप ही चीजें याद हो जाएंगी, वर्कशीट से अंदाजा लग जाएगा। 3-4 दिन रुक जाओ, एक चैप्टर कंप्लीट होने दो जरा। तो भारत के 5 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। रामम उगू ट्रिक, रामम उगू, बाकी आपका मन है।
आप अच्छे से कोई सी भी ट्रिक याद कर लीजिएगा, मेरे पास तो यही ट्रिक है, रामम उगू, जो आपको बेस्ट लगे। और याद रखना ये पहला वाला महा वाला है, महाराष्ट्र वाला, है ना। और यहाँ पे भी ये ट्रिक आपको छोटे वालों की याद रखनी है, गो सी त्रिनामी, गो सी त्रिनामी, रामम उगू, ऐसे करके पढ़ो ना, ट्रिक से याद होगा, रामम उगू गो सी त्रिनामी, गो सी त्रिनामी, रामम उगू गो सी त्रिनामी, ठीक है, रामम उगू गो सी त्रिनामी। लवली सिंह जी, अरे नहीं कोई बात नहीं, आप एक दिन को मेरे साथ आराम से पढ़ते रहो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगी। हाँ ठीक है, ये हो गया वर्कशीट, जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जब मिलेगी। तो रामम उगो ये हो गया, और ट्रिक गोसी त्रिनामी, गोसी त्रिनामी, तो ये ट्रिक है, यानी राशि राजस्थान में से महा वाला है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर यूपी, फिर गुजरात, यहाँ पे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। और गोवा का क्षेत्रफल पढ़ के सुनाओ जरा कितना है, पढ़ो अपने आप, क्या लिखा है जरा देखना, दिख नहीं रहा मुझे तो, 3702 स्क्वायर किलोमीटर, क्या लिखा है 3702 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा पहला मध्य वाला है, ठीक है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। एक बार जरा पढ़ना, जरा मेरी तो आंखों से दिख नहीं रहा क्या लिखा है गोवा का क्षेत्रफल, ओहो अच्छा मैडम जी, अच्छा अच्छा, आपको 3702 स्क्वायर किलोमीटर, 3702 स्क्वायर किलोमीटर लिखा है, ठीक है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर। आगे, भारत के 5 बड़े जिले, ट्रिक कलेजा बीबा, ट्रिक कलेजा बीबा, ट्रिक भी होगी मेरे साथ, लिख कर भी होगा, और याद कराना भी होगा, तीनों ही जिम्मेदारी है मेरे पर, लिख कर भी पढ़ाना है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। तो कलेजा बीबा, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कच्छ कहाँ पर, गुजरात में, लेह लद्दाख में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, राजस्थान में, जी जी। मैम टाइम हो गया, छोड़ दो, पणजी है गोवा की कैपिटल, हाँ। तो कलेजा बीबा, भारत के 5 बड़े जिले, क्या याद रखोगे, कलेजा बीबा, ट्रिक याद कर लेना, कलेजा बीबा, है ना, कलेजा बीबा, कलेजा बीबा। तो कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में, लेह कहाँ पर है, इसे देखो इधर आओ, सभी इधर आओ, सभी इधर आओ, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात स्टेट में, लेह कहाँ पर है, लद्दाख स्टेट में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तीनों राजस्थान में। कलेजा बीबा ट्रिक पढ़ो, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कच्छ, लेह, मेरे साथ पढ़ो, ये सीक्वेंस वाइज है, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जी। मजा आया, बस एक स्लाइड हो रहेगी यार, खत्म, आज का सेशन ऑफ, बढ़िया। भारत का सबसे छोटा जिला, बस लास्ट स्लाइड है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार, पुदुचेरी, पुदुचेरी भारत का, पढ़ो तुम, पढ़ो पढ़ो जल्दी से पढ़ो, बस हाँ टाइम ओवर, तो मेरी स्लाइड भी यही बची है, खत्म हो गया सारा, इतना ही लाई हूँ बस आज आपके लिए। आई होप आपको सेशन बड़ा मस्त लगा होगा, याद भी हो गई होंगी चीजें, मुझे बिल्कुल ग्रुप में बताना, टेलीग्राम ग्रुप में कि देखो याद हो गई है मैम, प्लीज अच्छे से पढ़ लो, बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, लिख कर पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखिए पुदुचेरी, नाम तो सुना ही सुना है कि हाँ मैम भारत का केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, पुदुचेरी जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था भाई, पुदुचेरी को ध्यान से कहानी भी सुनिए, मैं बीच बीच में कहानी भी सुनाती हूँ, बड़ी मजेदार वाली, इंटरेस्टिंग। अच्छा पुदुचेरी को पहले किस नाम से जाना जाता था, पुदुचेरी को पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। ये क्या है, ये स्टेट है या केंद्र शासित प्रदेश, अच्छा मैम ये तो स्टेट नहीं है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये पुदुचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये है आपको याद रखना, ये 4 अलग अलग जिलों से मिलकर बना है, देखो 4 जिले, 1 2 3 4, 4 जिले हैं पुदुचेरी के, दिमाग में क्या बिठाना है मैम, इसका पुराना नाम पांडिचेरी, क्या है ये, केंद्र शासित प्रदेश, इसके कितने जिले, 4 जिले, और वो कहाँ पड़ते हैं, अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं, ये भी याद रखना है। 4 जिलों के नाम क्या है, यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, जी। अब केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, पुदुचेरी, ये आपको याद रखना है। और ये जो है पुदुचेरी 18वीं शताब्दी, यानी ये किसके शासन के अधीन था, फ्रांसीसियों के अधीन था, फ्रांसीसियों के अधीन, जब 1 नवंबर 1956 को इसे भारतीय संघ में मिला लिया गया, हाँ ये याद रखना, पहले ये फ्रांस के अधीन में था जी। और ये किस खाड़ी के तट पर स्थित है, तो मोस्टली इसका जो पार्ट है पुदुचेरी का, वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के तट पर पड़ता है। ये कितने राज्यों में फैला है पुदुचेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुदुचेरी कितने राज्यों में, 1 2 3, इधर आओ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कितने राज्यों में फैला है, आंध्र प्रदेश में इसका कौन सा स्टेट पड़ता है, यनम, पुदुचेरी, तमिलनाडु में इसके कितने स्टेट पड़ते हैं, 2, पुदुचेरी और कराईकल, और माहिम इसका एक केरला में फैला है जी। पुदुचेरी का प्रमुख त्योहार पोंगल, पोंगल पुदुचेरी का प्रमुख त्योहार अगर कोई पूछे तो मैम पोंगल त्योहार, यहाँ का त्योहार अगर याद करना चाहो, किसी का मन है तो पोंगल, पोंगल, ओके पोंगल, ये आप याद कर सकते हैं। पुडुचेरी में कई खूबसूरत समुद्र तट भी हैं, खूबसूरत समुद्र तट, अगर यहाँ पे कोई कहने लगे मैम समुद्र तट है क्या यहाँ पे, मैंने कहा हाँ जी, इन्हें अलग ही जो लिखा दूं पुदुचेरी के इसमें, पुदुचेरी, अब ये मैप से दिखाऊंगी, जैसे पुदुचेरी है, त्योहार बता दो यहाँ का, मैम त्योहार तो पोंगल है, पोंगल, और ये किसके अधीन था, फ्रांसीसियों के अधीन था। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, पुराना इतिहास थोड़ा सा है ना, फ्रांसीसियों के अधीन रहा है, फ्रांसीसियों के अधीन था ये, फ्रांसीसी शासन, ऐसे लिखो फ्रांसीसी शासन के अधीन था, ये ज्यादा मजा लगेगा, सेंटेंस भी अच्छा होना चाहिए ना, फ्रांसीसी शासन के अधीन था। 5-10 मिनट अगर ऊपर हो जाया करेंगे तो प्लीज इशू मत करा करना, है ना, वो तो हो ही जाते हैं जी। और यहाँ के समुद्र तट, जैसे मरीना बीच चेन्नई में है, तो पता चल रहा है पुदुचेरी का समुद्र तट पूछ लिया तो क्या बताओगे, पूछ लेता है मरीना बीच जैसे, तो प्रोमेनेड बीच, प्रोमेनेड बीच,
प्रोमेनेड बीच, मतलब ये जैसे मरीना बीच है ना वैसी बीच बता रही हूँ तुम्हें, है ना। और पैराडाइज बीच, और कौन सा बीच है, पैराडाइज बीच, बस इतना याद कर लो। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा और याद करनी होती है तो मैं चीजें ना जैसे हर उसमें हमारे तो आपको पता है 7-8 साल में तो चीजें मैं ऐड करती हुई चली जाती है, तो ये चीजें मैं ऐड करती रहती हूँ बीच बीच में। अच्छा, कि फ्रांसीसी शासन के अधीन था, यहाँ पे पुडुचेरी में कई समुद्र, खूबसूरत समुद्र तट भी हैं, जैसे कि प्रोमेनेड बीच और पैराडाइज बीच है। यहाँ के लोग ज्यादातर तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा बोलना पसंद करते हैं, और ये कहाँ भी ज्यादातर इसका पार्ट बंगाल की खाड़ी के तट पर है, ये आपको याद रखना है, ये आपको पढ़ना है। तो अब ये देखो कैसे, यहाँ पे इस तरीके से पुदुचेरी है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो पुदुचेरी कितने राज्यों में है फैला हुआ है, 1 2 3, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में। केरला में इसका कौन सा जिला पड़ता है, माहे। तमिलनाडु में पुदुचेरी ऊपर की तरफ, इधर देखो पुदुचेरी ऊपर लिखा है, कराईकल नीचे, और यनम कहाँ है, यनम ये रहा। तो ये पुदुचेरी, यहाँ तक क्लियर, मजा आया पढ़ के। अब बताओ, हाँ और भी बहुत कुछ है अभी बताने के लिए, अब कल बताएंगे, वरना ऐसे कुछ ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। बहुत है आज के लिए इतना। अब मैं एक बार प्यारा सा भारत का मैप और दिखा देती हूँ, उसका ही मन कर रहा है दिखाने का। जैसे आहा, क्या भारत का मैप है, कहानी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी भी, मुझे बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। जैसे भारत है, अब ये पड़ोसी देश तो आपने देख लिए, साथ है, हाँ जी मैम देख लिए, 2 मिनट और दे दो प्लीज, रिक्वेस्ट है। जैसे भारत है, भारत, अब इधर कौन सा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ, इधर कौन सा समुद्र है, अरब सागर। तो एक क्वेश्चन पता क्या बनता है, भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, जरा बताना, भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, भारत के पूर्व में सागर बताओ, भारत के पूर्व में सागर तो बता दो, बे ऑफ बंगाल। पोंगल मैम तमिलनाडु का भी है, हाँ पोंगल पोंगल तमिलनाडु का भी है, लेकिन त्योहार पोंगल पुडुचेरी में भी मनाया जाता है। ये आपको फिर जीके जीएस में अगर कोई दिक्कत हो तो इसलिए मैं इसे हटाई देती हूँ, क्योंकि पोंगल तमिलनाडु में भी है। तो आप बस 2 ही अच्छे फैक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको तो भारत के पूर्व में कौन सा महासागर है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा, तो भारत के पूर्व में आप बताओगे बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में कौन सा सागर, बोलो, हिंद महासागर। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। जैसे राज्य है मध्य प्रदेश है, अब ये मध्य प्रदेश किस किस राज्य के साथ सीमा लगा रहा है, एक ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो ये सीमा देखो, मध्य प्रदेश है ना, यूपी से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो ऊ रा गु म छ, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो एमपी 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। ये कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। तो भारत के पूर्व में कौन सा सागर, बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, और मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। आज का तुम्हें क्या काम करना है, सभी भारत के देशों की राजधानियां याद करनी है प्लीज, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क दे देती हूँ, राजधानियां याद कर लेना सब, इतना काम तो कर लोगे, या स्टैटिक जीके में सब कराई देते हैं राजधानियां वगैरह याद सभी देशों की। थैंक यू, आज का सेशन कैसा लगा मुझे बता दो जल्दी, अब मुझे अपनी कमेंट्स बता दो, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मैं यहाँ खड़ी हूँ, जल्दी बताओ। हाँ बस खत्म, अभी तो आराम से पढ़ाऊंगी, 2-3 दिन तक चलेगा पहला टॉपिक, और फिर उसके बाद वर्कशीट दूंगी, फिर तुम बताना मुझे कितने क्वेश्चन सही हुए। टारगेट यही रहेगा, मैं लिख के भी पढ़ाऊंगी, कहानियां भी बीच बीच में सुनाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी मन लगा के, बस तुम प्लीज पक्का प्रॉमिस कर लो क्लास में याद करनी है सारी चीजें। अब एक बार मुझे बता दो कैसा लगा सेशन, कोई किसी को परेशानी दिक्कत तो मैं भी देख लूँ कुछ। हाँ जी मैम, प्रॉमिस कर लो मैम, डेली क्लास में आओगे, हम डेली याद कर लेंगे, मजा आया, लिख कर ही पढ़ाऊंगी पूरा। एक दिल भेज दो सब, दिल भेज दो बस, मैं खुश हो जाऊंगी, दिल और प्यारी सी अपने दांत वाली स्माइल आराम से, ठीक है। इतने में तुम्हारी पीडीएफ बना लो, तुम पीडीएफ भी तो देनी है। पीडीएफ बना लो। अच्छा एक क्वेश्चन है, समझाने वाला थोड़ी तो जो समझाया था, वाओ मजा आया ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस चलो, मैं पहली क्लास थी, मैंने सोचा हो इतने सारे आप मेरे साथ रहेंगे, पता नहीं क्या होता है। देखो हमें एक्सपीरियंस तो है कि भैया हम 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ये होता है कि हाँ आप उसकी मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आपको लिखकर पढ़ाऊंगी, मैं आपको बीच बीच में कहानियां भी सुनाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से चीजें याद हो, जैसे पुदुचेरी के बारे में बताया है ना, और मैं आपको समझाऊंगी भी, मैं आपको याद भी कराऊंगी। याद हो गया नहीं हुआ, बता दो, मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का आज मुझे, मैं सोचा आज तुमसे बातें करते चले जाऊँ। चलो चलो, थैंक यू, कल मिलेंगे, अब टाइम पे आ जाना।